अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि कानून की इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो शायद उतनी ही कम है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि ज़िंदगी के किस मोड़ पर आपको किसी कानूनी आगाही या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए और आपका जो मौजूदा नॉलेज है आपके काम आ जाए और आपका मसला हल हो जाए। तो नाज़रीन, आज भी हमारा वीलॉग उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि लोगों को कानूनी तौर पर उनके राइट्स के बारे में आगाह किया जाए, उनको डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाए ताकि वो कम से कम किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए बुनियादी जो कानूनी इंफॉर्मेशन है वो उनके पास हो। तो नाज़रीन, आज हम अपने मौजू का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं औरतों के हुकूक़ के बारे में और एक ऐसे लॉ के बारे में जो रिलेटेड है उनके काम की जगह पर उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम इस चीज़ का भी अहाता करेंगे कि क्या अगर एक औरत किसी मर्द पर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाती है कि वो उसको हरास कर रहा है, तो इस लॉ के अंदर क्या क्या प्रोविज़न मौजूद हैं कि एक मर्द अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्या उसको कानूनी तकाज़ा पूरे करते हुए जवाब देने का राइट है कि औरत ने अगर उस पर इल्ज़ाम लगाया है तो मर्द उसका प्रॉपर्ली जवाब दे सके। क्या मर्द अपने गवाहों को पेश कर सकता है। वो कौन सी इंक्वायरी कमेटी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस मामले के अंदर इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। इंक्वायरी के प्रोसीजर्स क्या हैं और अगर औरत का इल्ज़ाम मर्द के ऊपर सच साबित हो जाए तो मर्द को कितनी सज़ा हो सकती है। अगर सज़ा हो गई है और मर्द ये समझता है कि सज़ा गलत तौर पर हुई है तो क्या वो कानूनी तौर पर किसी फोरम पर अपील फ़ाइल कर सकता है। इन सारे सवालों को डिस्कस करेंगे अपने इस वीलॉग में। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे साथ जुड़े नहीं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी मालूमात बर वक्त मिलती रहें और आप उससे इस्तेफ़ादा उठा सकें। तो नाज़रीन, अपने वीलॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं जिस लॉ के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हिरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010। नाज़रीन, जैसे कि नाम से ये यहाँ है, ज़ाहिर हो रहा है कि ये कानून जो है वो औरतों को प्रोटेक्शन देगा उनकी काम की जगह पर, क्योंकि हम देखते हैं कि औरतें कहीं ना कहीं हेजिटेट करती हैं, फैमिलीज़ भी हेजिटेट करती हैं। औरतें और लड़कियां एजुकेटेड होने के बावजूद जो है वो अपनी स्किल्स का उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकती और जॉब नहीं करना चाहती और मार्केट में नहीं निकलना चाहती, क्योंकि उनको खदशा रहता है कि कहीं ना कहीं उनको मर्दों की हिरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस कानून की मौजूदगी में आपको बताऊं कि बड़ा डिटेल लॉ है और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली हो तो कोई वजह नहीं कि हमारी बहनें बेटियां मार्केट में निकलकर अपनी स्किल्स को उस तरह से उजागर कर सकती हैं और जॉब्स के अंदर एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ काम कर सकती हैं। तो पहला सवाल ये आया कि जनाब क्या प्रोसीजर है अगर मुझे मेरी वर्क प्लेस के ऊपर कोई जो है वो मर्द हिरासा कर रहा है, तो मैं कानूनी तौर पर क्या जो है वो स्टेप्स उठा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ पे कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस कानून के तहत हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, फेडरल भी है, प्रोविंशियल भी है, कोई डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरह का हो, उसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमेटी जो है वो इंक्वायरी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट होना है इस लॉ के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर। यानी अगर ये लॉ 2010 में बना है तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप देखेंगे कि कोई ना कोई इंक्वायरी कमेटी मौजूद है। वो इंक्वायरी कमेटी बुनियादी तौर पर 3 लोगों पर मुश्तमिल होती है। उसके अंदर एक खातून कम अज़ कम रखी जाएंगी, यानी कि 3 मेंबर होंगे और एक सीनियर लेवल की खातून उसी ऑर्गेनाइजेशन से होंगी और वो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होगी वो कमेटी। ये नहीं है कि कोई हादसा हो गया तो तब उस कमेटी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। इस लॉ की रूह से उसे इस कानून बनने के 30 दिन के अंदर अंदर उस कमेटी को मार्ज़ वजूद में आना है। ठीक, अब पहला स्टेप ये होगा कि अगर किसी खुदा ना खास्ता लड़की या औरत के साथ इस वर्क प्लेस के ऊपर कोई मामला हुआ है, कोई हिरासमेंट की अटैम्प्ट हुई है या वो समझती हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो वहाँ पे एक कंप्लेन फ़ाइल कर सकती है। ठीक हो गया। अब
हिरासमेंट इस कानून के मुताबिक है क्या? देखें, हमारे पास एक केस आया, उसके अंदर ये था कि उनके जो बॉस थे खातून के, वो कह रहे थे कि जनाब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप उनकी कुछ गैर कानूनी या गैर अखलाकी हरकत जो है उनको एक्सेप्ट करें, या आपकी प्रमोशन जो है वो रोक दी जाएगी, या आपकी सैलरी जो है वो डिक्रीज़ कर दी जाएगी, या इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो हिरासमेंट के अंदर आती है जहाँ पे कोई लड़की या औरत कंफर्टेबली काम ना कर पाए। लेकिन बड़ा ज़रूरी ये है कि ये भी समझा जाए कि औरतें भी इस लॉ को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती हैं। एक केस के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयर थे या एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मालिक थे, उन पर जो है वो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, सिर्फ इस वजह से कि जो है वो उन लड़की को या उस कंसर्न औरत को सिर्फ ये कहते थे कि आप अपने काम को इम्प्रूव करें, आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करें। तो देखिए, वो एक बड़ी लाइन है जिसे अंडरस्टैंड इंक्वायरी कमेटी को करना है और जितने भी फोरम हैं, और हमें भी करना है, क्योंकि ये भी एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे औरतों के साथ हिरासमेंट की अटैम्प्ट होती हैं, वहाँ औरतें भी इस लॉ को एक्सप्लॉइट करने का सोच सकती हैं, और ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। तो ये तो एक बात होगी हिरासमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन की भी होगी। अब इंक्वायरी चलेगी कैसे? देखें, इंक्वायरी के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं आपको बताऊं कि प्रोसीजर फॉर इंक्वायरी जो सेक्शन 4 में दिया गया है इस लॉ के अंदर 2010 के जो है, उसके अंदर ये है कि विद इन 3 days ऑफ रिसीट ऑफ रिटर्न जो कंप्लेंट है, यानी कंप्लेनेंट की 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कमेटी इस इल्ज़ाम को कम्युनिकेट करेंगी उस बंदे के ऊपर कि जनाब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि आपने फ़लाँ एम्प्लॉई को, जो फीमेल एम्प्लॉई हैं, उनको हिरासा करने की कोशिश की गई है, और ये उनकी तफसील है। अब लड़की जो है वो रिटर्न रिक्वेस्ट करेगी, उसके अंदर ओरल नहीं आएगा। अगर वो लिख नहीं सकती तो जाहिर है वो किसी से मुशावरत करके अपनी एक रिटर्न कंप्लेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंक्वायरी कमेटी है वहाँ पे वो फाइल करेंगी, और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो इल्ज़ाम है उस लड़का या उस मर्द के ऊपर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उनको कम्युनिकेट किया जाएगा कि जनाब आप कटहरे में आ जाए और आप बताएं आके कि जनाब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आपकी क्या एक्सप्लेनेशन। ये लॉ की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें, अपॉर्चुनिटी किसी भी इल्ज़ाम है या अक्यूज़ को देना लॉ की बुनियादी रिक्वायरमेंट है। मेरे ऊपर अगर इल्ज़ाम है या किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो उसको बुनियादी तौर पर अपनी बात को एक्सप्लेन करने का, वजाहत करने का, उसको जो है वो खोल कर बयान करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, वो क्या करेंगे उसके बाद? कम्युनिकेट लिविंग, उसके बाद जी रिक्वायर द अक्यूज विद इन 7 days फ्रॉम द डे द चार्ज इज़ कम्युनिकेटेड टू हिम टू सबमिट अ रिटन डिफेंस। और जो इल्ज़ाम ला है, जो लड़का है जिसकी या मर्द जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, उसने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी एक तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाना है उस इंक्वायरी कमेटी को। अच्छा, उसके बाद क्या होगा जी? इंक्वायर इनटू द चार्ज एंड मे फिक्स ई सच ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ चार्ज और इन डिफेंस ऑफ। कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, अगर कोई जो है वो इस तरह का एविडेंस मौजूद है, मिसाल के तौर पे हमारे केस के अंदर जहाँ पे ये कहा गया कि जी एक बैंक की एम्प्लॉइज़ थी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बॉस उनको हिरासा कर रहे हैं, तो जिस दिन इल्ज़ाम लगाया गया उस दिन वो बॉस जो थे या बैंक मैनेजर थे वो छुट्टी पे थे, तो उन्होंने अपनी अटेंडेंस शीट जो है वो उस इंक्वायरी कमेटी को दी कि जनाब आप ये देखें कि मैं तो उस दिन जो है वो आए नहीं बैंक के अंदर, जिस दिन का ये वाक़या गर्दान रही हैं, जिस दिन का ये वाक़ये का इल्ज़ाम लगा रही हैं। उसके बाद बैंक मैनेजर को जैसे हमने गाइड किया कि जनाब आपकी जो रिकॉर्डिंग होती है, CCTV फुटेज होती है, वो भी आप इंक्वायरी कमेटी को प्रेजेंट करें। उन्होंने वो भी इंक्वायरी कमेटी को प्रेजेंट किया और पता चला कि वो इल्ज़ाम झूठा था। तो ये तीसरा स्टेप है कि जब रिटर्न आपका आ गया, तहरीरी जवाब आ गया, इल्ज़ाम लाएगा, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों पार्टी दे सकती हैं। अगर लड़की को लगता है या औरत को लगता है कि वो कह सकती हैं कि जनाब आप CCTV फुटेज जो है उसको मुलाहिज़ा कर ले, तो इंक्वायरी कमेटी उसको भी मुलाहिज़ा करेगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा जी कि अगला जो स्टेप है वो ये है कि इंक्वायरी कमेटी जो है वो बाउंड नहीं है, वो अपने प्रोसीजर को उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बना के इस मामले को आगे चला सकते हैं। अच्छा,
अगली जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इंक्वायरी कमेटी है उसने विद इन 30 डेज़ कि जब इंक्वायरी शुरू हुई उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपनी फाइंडिंग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर जो बॉस हैं उनको, और अगर जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर अपने सीनियर ऑफिसर को वो इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देनी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि इफ़ द इंक्वायरी कमेटी फाइंड द एक्यूज बीइंग द गिल्टी, द इंक्वायरी द गिल्टी इट शेल रिकमेंड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इम्पोजिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टीज। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो रिपोर्ट सबमिट करेगी इंक्वायरी कमेटी जो इंक्वायर कर रही थी उस हिरासमेंट के वाक़ये को, तो उसके अंदर वो ये रिकमेंडेशन भी देगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि जनाब आप इनको ये पेनल्टीज़ लगाएं। यानी कि अब बात आ गई कि अगर इस तरह का इल्ज़ाम साबित हो जाए तो फिर इंक्वायरी कमेटी के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या क्या सज़ाएँ दे सकती है। अब वो देख लें, उसमें दो तरह की सज़ाएँ हैं, एक मेजर पेनल्टी है और एक माइनर पेनल्टीज़ है। यानी कि एक बिल्कुल छोटे दर्जे की कोई सज़ाएँ हैं और एक बड़े दर्जे की। तो पहले छोटे दर्जे की सज़ाएँ जो हैं उनको देखते हैं। एक तो ये है कि उनकी सरजनिश की जा सकती है कि जनाब आप आइंदा से इस तरह का ना कीजिएगा, वार्निंग दे के उनको कहा जा सकता है कि आपकी जो है आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को जारी रखें लेकिन आइंदा इस तरह का मामला ना हो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि विद होल्डिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, उनकी प्रमोशन जो है, जो इल्ज़ाम है या मर्द के ऊपर ये साबित हो जाए तो उसके बाद वो रिकमेंड कर सकते हैं कि जनाब इनकी प्रमोशन या इंक्रीमेंट को एक ख़ास मुद्दत के लिए रोक लिया जाए। ठीक, उसके बाद क्या किया जाए जी कि तीसरी है स्टॉपेज फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड एट एन एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल अदरवाइज देन फॉर अनफिटनेस और क्रॉस सच बार, कि उनकी सैलरी को जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया जाए, उनको रोक लिया जाए। अच्छा, उसके बाद जी चौथी जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन, कि आप जो इल्ज़ाम साबित हुआ है उस लड़की को आप उनको फ़ाइन अदा करें, उनको कॉम्पनसेट करें मॉनेटरी टर्म के अंदर। ये तो हो गई माइनर पेनल्टीज़। अब इसके अंदर मेजर पेनल्टीज़ भी हैं। मेजर पेनल्टीज़ में हम देखते हैं कि जी रिड्यूस टू अ लोअर पोस्ट, कि उनको जो है वो लोअर पोस्ट के ऊपर अगर वो मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनको जो है वो क्लर्क के तौर पर लगा दिया जाए या इस तरह का मामला जो है वो कर दिया जाए। ठीक, उसके बाद ये अगली जो मेजर चीज़ आ रही है वो ये भी है कि कंपलसरी रिटायरमेंट, कि उनको कहा जाए कि जनाब आप रिटायर कर जाएं, आप छोड़ जाएं ऑर्गेनाइजेशन, आपको रिटायर किया जाता है। उसके बाद अगली जो है वो रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, यानी रिमूव कर दिया जाए सर्विस से। और उसके बाद है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, कि उनको सर्विस से डिसमिसल कर दिया जाए। तो ये चार चीज़ें हैं। अगली पांचवी जो आती है वो फ़ाइन, कि उनको मेजर एक फ़ाइन इम्पोज किया जाए कि जनाब आप जो है वो जिस लड़की को आपने हरासा किया है और ये इल्ज़ाम साबित हो गया है, आप उनको इतने लाख या इतने हज़ार रुपये आप फ़ाइन दें। एक अच्छी चीज़ जो कॉम्पोजिशन की मद में आती है, जो इस लॉ की एक खूबसूरती मुझे नज़र आई, वो ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो लड़कियां या औरतें जो हैं वो हिरासमेंट की अटैम्प्ट के बाद घबरा जाती हैं और साइकोलॉजिकली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव आ जाता है, वो एक खिंचाव का शिकार रहती हैं। उस सूरत के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ये ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि अगर उस लड़की को या उस औरत को कोई जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट की या साइको सोशल काउंसलिंग की, यानी कि उनको अगर कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे भी उनको हेल्प किया जाए। अच्छा, अगली बात जो कॉम्पनसेशन की मद में आती है वो ये है कि अगर उनको कोई लीव चाहिए सैलरी के साथ, अगर उनको कुछ दिन का गैप चाहिए तो वो भी उनको दिया जाए। ठीक, अच्छा, अब अगली बात ये आती है कि जनाब ये प्रोसीजर जब हो गया और इसके अंदर पेनल्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली और कंप्लेन फ़ाइल करने का प्रोसीजर भी देख लिया, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि हरासमेंट की डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। अब आप ये देखें कि एक स्टेज आ गई जिसके अंदर लड़का लड़की या मर्द या औरत दोनों फ्री कैन में से कोई ये समझता है कि जनाब उसके साथ ज़्यादती हुई है और इंक्वायरी कमेटी ने उसको जो है वो किसी राइवलरी की वजह से या किसी कोई जो है बाइस थी
या किसी एक तरफा चीज़ की वजह से उनको जो है वो ये पेनल्टी इम्पोज कर दी है और ये फ़ैसला ठीक नहीं है, तो वो उस चीज़ को क्या करेंगे, सेक्शन 6 जो है इसी लॉ का, उसके तहत वो प्रेसिडेंट को एक अपील फाइल कर सकते हैं। एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन whom the minor or major penalty is imposed may within 30 days of written communication of the decision prefer an appeal to the ombudsman established under section 7। अब इसके तहत जो है वो आप अगर समझते हैं कि ज़्यादती हुई तो सेक्शन 6 के तहत आप एक अपील फ़ाइल करेंगे मोतसब को, जो ख़वातीन से रिलेटेड मामलात को सुनते हैं, उनके पास आप एक जो है वो अपील फ़ाइल कर देंगे। लेकिन इसके अंदर मुद्दत जो है वो 30 दिन की है। अगर ये हो कि जनाब आपको इंक्वायरी कमेटी को फ़ैसला ही नहीं सुना रही और आपको एक रिटन कम्युनिकेशन नहीं कर रही, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, इल्ज़ाम लगाने वाले कंप्लेनेंट हो या इल्ज़ाम लय हो, तो वो अपना एक कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं डायरेक्टली टू द मोतसब कि जनाब इस लॉ के तहत सेक्शन 6 और 7 के तहत मैं आपके पास आया हूँ और ये मेरे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। तो जनाब ये एक जो बुनियादी प्रोविजंस थी, जो बुनियादी सेक्शंस थे या बुनियादी मालूमात थी हिरासमेंट से मुतल्लिक एट वर्क प्लेस, उसकी मैंने कोशिश की कि उसके बारे में मैं आपको आगाह करूं। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि इस लॉ के अंदर एक बैलेंस अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है। हम देखते हैं कि जहाँ पे औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ पे मर्दों पर भी झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि जनाब आपके साथ ज़्यादती हो रही है बीइंग एज ए वुमेन, तो आप इस लॉ का इस्तेफ़ादा उठाते हुए कंप्लेन फ़ाइल कर सकती हैं और अपनी एविडेंसेस को प्रेजेंट कर सकती हैं। और दूसरी तरफ अगर मर्द को ये लगता है कि जनाब उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम रखा गया है और किसी राइवलरी और किसी रंजिश की वजह से या किसी दूसरी वजह से उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, तो वो भी अपनी एविडेंसेस और गवाहान उस कमेटी को या मोतसब के सामने प्रेजेंट कर सकता है और इसके अंदर मामला जल्दी से हल हो सकता है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि लॉ को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए, उसको अपने हक़ में ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन ये भी कोशिश करें कि उसको आप सिर्फ़ अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट या ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, किसी नए व्लॉग में किसी नए कानूनी टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी